नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र महिलाओं के अप्रत्याशित स्वभावों को संदर्भित करती है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान भी पुरुषों के स्वभाव और स्त्री की प्रकृति के बारे में नहीं जानते। प्रस्तुत कहानी में महिला चरित्र की चतुराई का बारीकी से वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सेठ लगन दास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूँ शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर ज़रूरत और आग्रह से विवश होकर 1-2 नहीं 5 शादियाँ की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाठ बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे? मेरे बाद इनका क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? यह ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी। बला का जहीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती है, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फ़र्ज था कि उससे नफ़रत करे। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रैसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक़ किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जमानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाते। डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खन लाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिल कर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही है। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथों से तार का कागज़ छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था। मगर उसे धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े। वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानियाँ भी अब उसके साथ गैरों का सा वर्ताव न करेंगी। मुमकिन है मझली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे। मगर बाकी चारों सेठानियाँ की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फ़ायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने यह गवारा ना किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि यह सब यहाँ रहना न मुनासिब है, न मसलहत है। मगर जाऊँ कहाँ? न कोई ऐसा फ़न सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोज़ी कमाने की सूरत पैदा होती।
रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती है जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहे। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती है। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड प्यार में परवरिश हुई पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफ क्यों कर झेली जाएगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने ज़बरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नज़र न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करके करना चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाठ बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊँ जहाँ किसी परिचित की सूरत सपने में भी ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियाँ और कनबतियाँ हैं जो गरीबी की यंत्रणा बना देते हैं। इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला। उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खन लाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी। पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिन, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो बहुत ठहरने का मुझे कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज ना हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगी। यह बाई जी की बैठक है। झरोखे में बैठकर सैर किया करती है। कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर में एक बाल भी ना रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिक, यहीं सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगनदास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती है। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती है। मालिन, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वे शौक न करे तो हमारा तुम्हारा निवाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडिया है। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वह अपनी आँखों से देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आँखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती है। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडिया? समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो क्या करें? कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी। चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती है। एक बंगालीन गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं। कागज़ पर ऐसी मूरत बनाती है कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी है बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था,
मगर राम जी की लीला, 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया, कौन पतियाएगा। जब से यह सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है, बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हो दामाद को यहीं बुला कर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ ना ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरा निबाह ना होगा। इंदिरा रईस जादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके सौहर बन सको। मालिन से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और उसका पति आवारों की तरह मारा मेरा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा था ही, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे अब उसके पास कुछ भी ना था और भूख जो गंगाली में और भी तेज हो जाती है उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना ना रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त ना दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर यह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिससे एक होशियार आदमी विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत आजमाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार्के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या ये स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। वह एक बड़ा गांव था, पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिली जुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपये रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटे हालों की तरह रहते थे। इसी में निबाह था।
काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना, उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों अनजान के लिए दूध भी न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगन दास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा था। उसका चेहरा जर्द था और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर कि उसे अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगन दास का आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थे, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। ना उस दिन तुमसे बात करती और न मुझे पर यह विपत्ति पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुँह में कालिख लगवा दूँगी। चुड़ैल, कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों में मेरी चर्चा करे, वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, भाई जी, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निवाह यहाँ ना होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उनकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडिया में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगन दास सन्नाटे में आ गया। आह, मिजाज का यह हाल, यह घमंड, यह शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ का बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुविधा हो कहीं लग जाए तो चली जाना। मगन दास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जुबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए आगे की कहानी अगली वीडियो में देखते हैं क्या होगा जब मालिन अपनी भतीजी को लेकर मगन दास के झोपड़े में रहने आएगी। क्या सेठ मक्खन लाल की बेटी इंदिरा से मगन दास दोबारा मिल सकेगा? जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।